बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हमने थर्ड लेक्चर करना है अपने कंप्यूटर का, जो हमने बुक शुरू की हुई है। इसमें यह है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन वीडियो कोशिश कर रहा हूँ बनाने की साथ साथ, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी हमने शुरू किए हैं। कुछ टाइम भी इतना नहीं होता, स्कूल से आके थोड़ा टाइम कम रह जाता है। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इसकी जो तैयारी है, याद करना, एक्सरसाइजेस करने, इंशाल्लाह फिज़िक्स केमिस्ट्री वो भी सारा कंप्लीट करेंगे। और मैथ तो चल ही रहा है, 6 चैप्टर पे हम आ गए हैं और ऑनवर्ड इसका भी हमने कंप्लीट करना है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे सिस्टम्स को पढ़ा था, और सिस्टम की जो टाइप्स हैं वो हम पढ़ रहे थे। सो सिस्टम बेसिकली क्या था कि एक इंसान का बनाया हुआ या कुदरत का बनाया हुआ एक निज़ाम होता है, जिसका एक ख़ास ऑब्जेक्टिव होता है, उसने हमें कोई काम करके देना होता है। तो ये सिस्टम्स थे और उसके कंपोनेंट होते थे एंड सो ऑन। तो टाइप्स हम पढ़ रहे थे, और आज हमने ये वाली टाइप पढ़नी है, इंजीनियरिंग सिस्टम। सो इसको ज़रा पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या हमें याद करना है। पढ़ना, रीडिंग करनी ज़रूरी है, आपको पहले भी बताया था, क्योंकि शार्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ जो हैं ये बनाने और इनको याद करना, तैयार करना आसान हो जाता है। सो देखें, इसमें कहता है प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय इंजीनियर्स। इंजीनियर्स जो चीज़ें बनाते हैं आर कम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स आर डिवाइसेस। कहते हैं एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो कम्प्लेक्स हैं, पेचीदा होती हैं, मुश्किल होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आम इंसान तो उनको नहीं कर पाता ना। इंजीनियर्स बाकायदा पढ़ के जो है वो चीज़ें समझ के जो है उनको बना रहे होते हैं। दैट अप्लाई इंजीनियरिंग कंसेप्ट, यानी वो चीज़ें जो बनाते हैं उसमें इंजीनियरिंग के कंसेप्ट हैं, इंजीनियरिंग की बातें हैं। जैसे मैथ का जो है, जब आप मैथ करते हैं तो मैथ के कंसेप्ट लगते हैं, उसमें मैथ के फार्मूले हैं। तो इसी तरह यहाँ पे इंजीनियरिंग के जो फार्मूले, उनके जो कंसेप्ट्स हैं वो इसमें लगने हैं। और क्या होता है, टू परफॉर्म सर्टन टास्क, एक ख़ास किस्म का काम ज़ाहिर है इन चीज़ों से करवाया जाता है। सिस्टम की डेफिनेशन में भी हम यही कहते हैं ना, कि वो सिस्टम एक ख़ास तरह का काम कर रहा होता था। और सॉल्व टेक्निकल चैलेंजेस, और जो भी हमारे सामने जो चैलेंजेस आते हैं उनको हमने हल करना होता है। These are some examples, कहते हैं अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे ऑफ हाउ इंजीनियर्स ऑफ वेरियस टाइप, मुख्तलिफ तरह के जो इंजीनियर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं और डिवेलप करते हैं सिस्टम्स को अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्पेशल नॉलेज। ज़ाहिर है जो उनका नॉलेज होता है, क्योंकि इंजीनियर भी आगे से डिफरेंट तरह के हैं, सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ये नीचे लिखा हुआ है। तो अपना अपना जो उनका नॉलेज है उसको यूटिलाइज करके स्पेशल चीज़ें जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं हमें बना के देते हैं। गिवन टू देम, ज़ाहिर है जो उनको नॉलेज मिला होता है कहाँ से, थ्रू देयर ओरिजिनल विजन्स एंड अप्रोच, जो खुद उनका जो माइंड है और जो उन्होंने पढ़ा हुआ है वहाँ से जो नॉलेज उन्होंने गेन किया हुआ है, उस नॉलेज की मदद से अपने अंदाज में डिफरेंट सिस्टम्स को उन्होंने डेवलप करना होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नीचे उसने दी हुई हैं। उसने कहता है नंबर 1, सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम। अब ये जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो किस तरह के सिस्टम डेवलप करते हैं वो हमने यहाँ बताना है। तो सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑन डेवलपमेंट सच एज कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, यानी कि ज़ाहिर है सिस्टम तो बनाने हैं, लेकिन कौन से सिस्टम बनाने हैं, जैसे हाउसेज हैं, घर बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, ब्रिजेस, पुल बनाएंगे, एंड इवन मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको मेंटेनेंस भी इन्होंने बाद में खुद करनी होती है। फॉर इंस्टेंस अ स्ट्रक्चर यूज्ड टू प्रोवाइड अ पैसेज ओवर वाटर, पानी के ऊपर, ज़ाहिर है जो उसके ऊपर से गुजरने के लिए चीज बनाई जाती है। पैसेज ओवर वाटर, वैलीज और रोड इज टर्म्ड एज ए ब्रिज, यानी जो ब्रिज है उसको भी एज ए सिस्टम ले रहा है। ठीक है, एक ब्रिज जो है एक पूरा सिस्टम है, कि वो सिस्टम क्या है, कैसे उसको डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, और जाहिर है कि पानी के ऊपर से उसको गुजारा जाता है। तो इसका काम है कि लोगों को उसने एक तरफ से लेके दूसरी तरफ लेके जाना होता है, और जाहिर है ये इसका मेन काम हो गया। तो इस तरह से ये सिविल इंजीनियर्स जो हैं, मेन काम आपने क्या याद रखना है कि ये हाउसेस डेवलप करते हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, और इनकी मेंटेनेंस है। ये इसमें आपने पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ जब आप याद करेंगे ना, तो आपने इंजीनियरिंग सिस्टम का इधर से लेके यहाँ तक डेफिनेशन इसको याद कर लें, और साथ जब आप एग्जाम्पल देंगे तो एग्जाम्पल में जस्ट इनके नाम जो है वो याद कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर इसके पॉइंट्स आप याद रख लें। जैसे हम ये बता रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर हाउसेस हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, और इनकी मेंटेनेंस है, ये सिविल इंजीनियर्स का ये काम है। इस तरह के सिस्टम्स इन्होंने डेवलप करने होते हैं। आगे हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम है, यानी कि मैकेनिकल जो इंजीनियर हैं वो किस तरह के सिस्टम्स डेवलप करते हैं वो यहाँ पे वो
वो बता रहा है। एंगेज इन प्लानिंग, प्लान करते हैं पूरा, पहले देखते हैं कि कैसे कोई चीज़ बनानी है। एंड क्रिएटिंग डिवाइसेस, और चीज़ें बनाते हैं दैट मेक यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड टू अकम्प्लिश टास्क, बाहर की फोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करके चीज़ें अपना हल करने के लिए जो है वो चीज़ें करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर रोबोटिक आर्म। अब रोबोटिक आर्म क्या होता है कि हमने एक बंदे का बाजू नहीं है, यहाँ तक नहीं है, तो फिर वो मशीनी अंदाज में एक आर्म बनाते हैं और वो आर्म जो है उसके काम आता है। यहाँ दूसरी एग्जांपल ये है कि जैसे जहाँ कारें बनती हैं जिन फैक्ट्रियों के अंदर, तो वहाँ पे बड़े बड़े रोबोटिक आर्म बनाते हैं जो इंसान की जगह पे वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए जाते हैं और कार के डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं और उनको वो जोड़ते हैं और इंसान की ज़रूरत नहीं रहती। तो रोबोटिक आर्म जो है उनका ये काम भी है, तो उनको डेवलप करना, ये वो बात कर रहा है। और जाहिर है कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस को वो यूटिलाइज कर रहा है। तो फॉर इंस्टेंस आर रोबोटिक आर्म अप्लाइड इन असेंबली लाइन, ये वही बात कर रहा है कि असेंबली लाइन होता है कि वो जो गाड़ी के पार्ट्स हैं ना, एक बेल्ट के ऊपर चलते हुए आते जाते हैं और आगे एक आर्म ने एक काम करना है, अगले आर्म ने कोई और काम करना है। तो ये जो इसको हम कहते हैं असेंबली लाइन, कि जी आगे आगे चलती जाती है खुद ब खुद। ठीक है। फिर पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, चीज़ों की पैकेजिंग भी इस तरह से हो सकती है। वो तो मैंने एक एग्जांपल दी ना कारों की, तो चीज़ों को जो पैक करना है वो भी ज़ाहिर है इस तरह से रोबोट्स जो है वो कर सकते हैं। इस तरह के जो आर्म बनाते हैं, बजाय पूरा रोबोट बनाने के खाली उसके बाजू बना दें, क्योंकि बाजुओं से ही काम लेना है। तो बहरहाल ये मैकेनिकल लोग जो हैं वो इस तरह का काम, उसके साथ एग्जाम्पल भी आ गई। फिर केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे क्या होगा, फोकसेस ऑन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल लेना है, रॉ मटेरियल किसको कहते हैं कि जिससे हमने आगे से चीज़ें डेवलप करनी होती हैं। जैसे गंदम है तो उसको यूज़ करके आटा बनाया जाता है, ब्रेड बनाई जाती है आगे से। तो रॉ मटेरियल बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको यूज़ करके फर्दर एडवांस चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो कहता है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट। अगेन वही बात, एक ख़ास तरह की ऐसी जिनका फ़ायदा है जिन प्रोडक्ट्स का, उनमें हम इनको कन्वर्ट कर लेना है। और किस तरह से करना है, थ्रू केमिकल प्रोसेस। ये असल बात, इसलिए तो देखें इसका नाम है केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, कि केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो हैं उनके थ्रू केमिकल प्रोसेसेस हैं। कंसिडरिंग इंटरनल मोलेकुलर इंटरेक्शन, और जाहिर है कि जो ये रिएक्शंस होते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो रिएक्शन किस तरह से होते हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम्स के आपस में जो रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन जब होता है, तो उस लेवल पे जाकर जाहिर है ये काम हो रहा होता है और केमिकल प्रोसेस होते हैं और नई से नई चीज़ जो है वो डेवलप की जाती है। तो ये कहता है ये इधर यहाँ पे ये वाले सिस्टम जो है वो डेवलप किए जाएंगे। और एग्जाम्पल वो दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक ऐसा प्लांट जहाँ पे वाटर की ट्रीटमेंट होती है, पानी को सफाई उसकी की जाती है। हमारे यहाँ पे भी एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, पिछले तकरीबन 5 साल से लग रहा है। सड़क पूरी खोद के जहाँ उन्होंने पाइप डाले हैं, और अल्लाह माफ़ी करे अब आगे से पता नहीं हमारा एनवायरनमेंट किस तरह से रहना है, ख़राब ही ना कर दें ये लोग। तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं जहाँ पे पानी नदी नालों का गंदा हो गया होता है बहुत ज़्यादा, तो पानी की सफाई होती है। ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दैट प्योरीफाइज वाटर, जो पानी को ज़ाहिर है खालिस करता है, बेहतर करता है, यूजिंग केमिकल प्रोसेसेस, और उसमें ज़ाहिर है केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको करता है। और वो कौन से हैं, लाइक कोएगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन और ये दूसरा प्रोसेस लगा के, डिफरेंट तरह के प्रोसेस लगा के पानी को साफ़ किया जा सकता है। तो ये उसकी एग्जाम्पल है। तो केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम की एक एग्जाम्पल साथ हम उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तौर पर बता रहे हैं। नंबर 4 में चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। अब ये इलेक्ट्रिकल है जिसमें बिजली की इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे इसके अंदर। इन्वॉल्व द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ना है और उसकी एप्लीकेशन है कि कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं, किसको, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रॉनिक्स वही है जो चीज़ें, मोबाइल है, टीवी है, जिसमें करंट का यूजेज होता है। ठीक है। करंट का कंट्रोल कम ज़्यादा करना, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ये भी एक पूरी शाह है कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी, उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है, तो इन सारों से बनाया जाता है टू डेवलप इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनते हैं। अब वही बात है, एग्जाम्पल से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल होम ऑटोमेशन सिस्टम, घर का ऑटोमेशन सिस्टम। हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा एडवांस जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पूरे का पूरा घर जो है उसको एआई पे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया होता है। चिप्स वगैरह लगा दी जाती हैं, बोर्ड लगे होते हैं, और उन बोर्ड के ज़रिए पूरे घर का उसको गर्म करना, ठंडा करना, उसकी लाइटिंग वगैरह,
ठीक है, उसके जो लॉक्स हैं वो सारे के सारे उसी वो चिप के थ्रू जो है वो कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है सारा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया हमने। तो ये वो बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल होम ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है जो खुद ब खुद काम हो रहा होता है, ठीक है। ऑटोमेशन सिस्टम दैट कंट्रोल लाइटिंग, हीटिंग एंड सिक्योरिटी यूजिंग अ स्मार्टफोन ऐप। सिर्फ मोबाइल के जरिए से ही आप उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। दिस सिस्टम यूजेज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और इसमें सिग्नल्स होते हैं, बिजली के सिग्नल्स होते हैं छोटे छोटे, एंड पावर और ज़ाहिर करंट होती है टू ऑपरेट वेरियस होम अप्लाइंसेस, जिससे घर के सारी चीज़ें जो हम उनको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, एंड सिस्टम रिमोटली, और दूर बैठ के ही हम उनको बजाय जाके खुद हाथ लगा के बटन दबा के करें, वो बेड के ऊपर बैठे बैठे ही आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये हमारा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। और नंबर 5 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम। अब डेफिनेटली यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाएंगे जिनका आगे से काम होगा। तो यहाँ पे क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग। पहले आप डिजाइन करेंगे, ठीक है, सोचेंगे, पेज पे बनाएंगे, देखेंगे कैसी चीज होनी चाहिए, डेवलप करेंगे, उसको बेहतर बनाएंगे, एंड मेंटेनिंग, और उसको फिर आप जब बना लिया तो बाद में उसकी जो मेंटेनेंस है किन की, सॉफ्टवेयर्स की। तो सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करना, उसको डेवलप करना यानी तैयार करना, और उसकी मेंटेनेंस बाद वाली, ये सारा काम इसके अंदर होता है। और क्यों करते हैं, टू परफॉर्म सर्टन टास्क, एक खास तरह के काम करने के लिए, क्योंकि जब भी सिस्टम्स हैं तो हमें टास्क काम करने होते हैं, कुछ ना कुछ काम करना होता है। इरेडिकेटिंग एरर्स, और गलतियों को दूर किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, अब यहाँ पे भी एग्जांपल आ रही है कि मिसाल के तौर पे एन ऑनलाइन टूल, एक नेट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर एक कोई चीज़ हम बना देते हैं, किस लिए, असिस्टिंग अ लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी की उसमें हेल्प होगी, इन ट्रैकिंग बुक्स, किताबों का देखना कि कौन सी किताब कहाँ पड़ी हुई है, किस यूज़र के पास है, अभी किसके पास है, कहाँ से आनी है, कितने दिन रह गए हैं उसके पास। तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो सारी चीज़ें वो इन्हीं सारी चीज़ों को मेंटेन करेगा। तो ये सारा हमारा इस कैटेगरी के अंदर आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम। तो ये हमारा आ गया पूरे का पूरा इंजीनियरिंग सिस्टम, और किस किस तरह से हो सकता है वो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। आगे उसने टिडबिट्स लिखे हुए हैं, और टिडबिट्स जाहिर है बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, और पेपर में अक्सर ये चीज़ें आती हैं। तो कहता है द मेट्रो ट्रेन सिस्टम इन लाहौर। लाहौर के अंदर ये जो मेट्रो ट्रेन बनाई हुई है उन्होंने, वो बड़े बड़े पुल बना के और ऊपर से ट्रेन गुजर रही होती है। मैंने भी नहीं देखी हुई अभी तक, जो बंदा लाहौर के हैं उनको पता है, या लाहौर जो जाके उन्होंने देखा हुआ है उनको आइडिया होगा। तो ये जो मेट्रो ट्रेन सिस्टम इन लाहौर बनाया हुआ है इज़ एन आर्टिफिशियल सिस्टम। अब डेफिनेटली ये आर्टिफिशियल है, कुदरत ने तो नहीं बनाया ना, नेचर ने तो नहीं बनाया, इंसानों ने बनाया है, और एक सिस्टम है क्योंकि इसका एक खास काम है। और काम क्या है कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम क्रिएटेड फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोगों को इधर उधर लाने के लिए। द रेलवे सिस्टम, अब ये जो रेलवे सिस्टम है इसमें क्या होता है, इसके जो कंपोनेंट है वो बता रहा है। कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्स, इसमें वो रेल की पटरियां हैं, ट्रेनें हैं, स्टेशंस हैं जहाँ जहाँ उन्होंने रुकना है, एंड कंट्रोल सिस्टम, और जाहिर है वो जो उसमें मशीनरी लगी हुई है कि कैसे उसको कंट्रोल करना है, तो वो भी उसके साथ इन्वॉल्व है। दैट ट्रांसपोर्ट पीपल, जो लोगों को एक से जगह दूसरी जगह पे लेके जाता है। तो ये वो एक एग्जाम्पल दे रहा है, आर्टिफिशियल सिस्टम की एक एग्जाम्पल है। कौन सी, मेट्रो ट्रेन सिस्टम लाहौर वाली। द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ट्रैफिक लाइट्स, अब ट्रैफिक लाइटें आपको पता लगी होती हैं, रेड ग्रीन जो है वो हो जाती हैं, और आना जाना रुकना जो है वो यूज़ हो रही हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर यूज़ होती हैं। तो कहते हैं फर्स्ट टाइम वर बिल्ट इन क्लीवलैंड ओहायो, अमेरिका के अंदर जो है एक जगह ओहायो, उसका इलाका क्लीवलैंड, वहाँ पे ये बनाया गया था, और ये 1914 में, ठीक है। तो 100 साल से भी 110 साल, 110-11 साल बन जाते हैं, तो तब फर्स्ट टाइम ये बना था। मॉडर्न ट्रैफिक सिस्टम यूज स्मार्ट सेंसर्स, अब आजकल के जो सिस्टम बने हुए वहाँ पे सेंसर बाकायदा लगे होते हैं, एंड AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है इसके अंदर, टू एनहांस सेफ्टी एंड फ्लो, ट्रैफिक का फ्लो अच्छा रहे और सेफ्टी भी रहे, एक्सीडेंट्स वगैरह भी ना हो। तो कहता है ये भी एक प्रॉपर ट्रैफिक के जो लाइट्स हैं ये भी हमारा एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जो हमने अपनी सहूलत के लिए बनाया हुआ है। उसके बाद आजकल ये जो AI सिस्टम डेवलप हो गए हैं, ठीक है, AI सिस्टम सच एज सिरी एंड अलेक्सा। सिरी जो है ये वो है
आईफोन यूज़ करने वाले हैं उनके लिए वहाँ पे सिरी यूज़ होता है, ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंट, और उसको लोग बात करके और उसको इस्तेमाल करते हैं। और अलेक्सा जो है ये गूगल वालों का है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम जो है इंटेलिजेंस के वो बने हुए हैं, कैन रिकॉग्नाइज, वो पहचान सकती हैं ये चीज़ें, एंड रिस्पॉन्ड, और आगे से रिस्पॉन्स दे सकती हैं। जैसे इंसान से आप बात कर रहे हैं, आप किसी इंसान से आप बात करेंगे तो जो आपने बात की वह अगला उसको समझेगा और फिर उसका रिस्पांस देगा, जवाब देगा। तो ये लोग भी ऐसा करेंगे, करते हैं, ठीक है। ये बाकायदा इवन के छोटे छोटे वो बने होते हैं और घर में ये लोग रख लेते हैं और ऐसे ही बस बोलते हैं हे सीरी करके, और उसको वो बोलते हैं और वो आगे से रिस्पांस करती है। तो बहरहाल ये काफ़ी अगेन ये एडवांस चीज़ें हैं, हम लोगों ने अभी तक कम ही इनको यूज़ किया हुआ है। तो रिस्पॉन्ड करेंगे टू ह्यूमन स्पीच, इंसान के बोलने पर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। दीज एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट, तो ये कहता है मिसालें हमें बता रही हैं, हाउ कंप्यूटर सिस्टम मे इंटरेक्ट विद ह्यूमन, कि कैसे कंप्यूटर के जो सिस्टम है इंसान के साथ उनका इंटरेक्शन कैसे है, इंसान के साथ उनका ताल्लुक कैसे नेचुरली तौर पर वो डेवलप हो रहा है थ्रू कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम। अब जाहिर है कि ये जो सिस्टम है ऐसे तो नहीं बन गए, बहुत उसमें मेहनत लगी है, सालों साल लगे हैं और फिर वो जाके वो डेवलप हुआ है। तो कहते हैं बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम यूज़ हुए हैं। एल्गोरिदम बेसिकली एक छोटा सा सिस्टम होता है कि उसमें इनपुट दी जाती है और उससे आउटपुट ली जाती है, इसको एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को पढ़ते हुए ये एल्गोरिदम का वर्ड जो है वो बार बार आएगा। एंड डाटा प्रोसेसिंग, वही बात कि डाटा को प्रोसेस करना, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको समझना और उससे आगे से आंसर्स देने, तो इसको डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। और एंड पे है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी जो है वो बेसिकली वो एनके वगैरह या इस तरह की चीज़ वो डाल लेते हैं आंखों पे, और वो हमें जो है वो 3D और 4D की शक्ल में वो आगे नज़र आती हैं और हम अपने आप को वहीं फील करते हैं। जैसे ड्राइविंग आपने सीखनी है तो वो लगा लें और एक्चुअल रोड के ऊपर जाने के बजाय आप वहीं से जो है वो बैठे बैठे घर में प्रैक्टिस करें उसकी, एक्चुअल में जाने से पहले पहले, तो बंदे को काफ़ी सारी समझ आ जाती है। तो ये वर्चुअल रियलिटी जो है ये आजकल अगेन ये भी जैसे AI आजकल एडवांस हो गया हुआ बड़ा, तो वर्चुअल रियलिटी भी काफ़ी ज़्यादा ये अब ये आ रही है। तो कहता है इमर्सिव डिजिटल वर्ड्स यानी कि दुनियाएं हमने एक किस्म की बनाई हुई हैं जो कंप्यूटर के अंदर है, रियलिटी में तो नहीं है, ठीक है। जैसे अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बाकायदा सिम्स, हाँ सिम्स जो है वो बाकायदा वो लोगों ने घर बनाए हुए हैं, अपने अपने करैक्टर का घर बना हुआ है, फिर उनकी वो फैमिलीज़ बनाते हैं, बच्चे हैं एंड सो ऑन, खेलते हैं लोग आपस में, तो पूरा एक सोशल नेटवर्क बाकायदा बनाया हुआ है। तो इस तरह के और बहुत सारे हैं, मेटा वालों ने भी अपना बनाया हुआ है, तो बहुत सारे हैं। तो कहते हैं डिजिटल वर्ड्स बनते हैं और ये क्या करते हैं, एनेबल एक्सप्लोरेशन, इससे क्या होता है, एक्सप्लोर करना, ढूंढना, चीज़ों को देखना, समझना, एंड इंटरेक्शन, और वही बात के ताल्लुक करना आपस में, एज इफ़ यू वर फिजिकली प्रेजेंट, और इस तरह से करना कि आप खुद ही वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे सिम्स की बात कर रहा हूँ तो मैंने जो करैक्टर लिया हुआ है तो मैं उसके साथ वो उसको इधर उधर ले जा रहा हूँ, खाना खा रहा है, सो रहा है, एंड ये वो सारा, तो ऐसे ही जैसे मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो दिस टेक्नोलॉजी हैज़ सेवरल एप्लीकेशन, तो कहते हैं ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी बहुत सारे इस्तेमालात हैं, बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ हो सकता है, इंक्लूडिंग गेमिंग के अंदर यूज़ हो सकता है, आप ऐसे लगा के उस पर भी गेमिंग खेलें बजाय इधर देखने के, और लोग खेलते हैं। और इसके अगर आपने टिकटॉक पे और इधर उधर वो कहीं वीडियोज़ भी देखी हो तो लोगों ने कोई हैंडल्स पकड़े होते हैं और इधर लगाया होता है, तो बड़ी फ़नी सी वो बनी होती है कि वो बंदा ऐसे जैसे पहाड़ के ऊपर है और जंप मारता होता है फर्श के ऊपर ही है, तो वो डर रहा होता है, दूसरे लोग हंस रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो इतना ज़्यादा वो उसके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर इतना कि वो उसको फील ही नहीं होता कि मैं उधर ही मौजूद, उसको लगता है मैं वहाँ पे हूँ। तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। अगेन हमने खुद नहीं किया हुआ, आप लोगों में से मे भी किसी ने किया हो, लेकिन हमारे यहाँ अभी चूँकि शायद महंगा है बहुत, तो हम इसको नहीं यूज़ कर पाते। तो गेमिंग में यूज़ होता है, टीचिंग भी आप इस तरह से कर सकते हैं, एंड एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, ये जो खलाबाजों ने ऊपर जाना होता है और वहाँ पे ज़ाहिर बड़ा मुश्किल चीज़ें हैं, तो उसको भी यहीं पे वो उनकी जो ट्रेनिंग है वो इस तरह से करवा लेते हैं। अब इंजीनियरिंग सिस्टम के बाद आगे आता है सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम को समझना ज़्यादा आसान है क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, ये हमारी सोसाइटी के रिलेट करता है, हम जैसे लोगों के साथ मिलते हैं, उठते बैठते हैं, ये वो वाली चीज़ें हैं। देखें, कहता है सोशल सिस्टम्स यानी समाजी जो सिस्टम है रेफर्स टू स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, हमने बाकायदा कुछ बनाया होता है, इस्टेब्लिश तरतीब किया होता है बाय इंडिविजुअल्स, जो हम इंसानों ने बनाया हुआ है, इंडिविजुअल्स, एक एक पर्सन को हम इंडिविजुअल कहते हैं, टू इफेक्टिवली हैंडल सोशल इंटरेक्शन, ताकि हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है, लोगों का जो आपस में ताल्लुक है, उसको हैंडल किया जा सके, प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके। ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस यानी कि इदारों को जो है वो गवर्न किया, ये भी चलाना ही होता है,
इदारे कैसे चलाए जाते हैं, हेडमास्टर है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ये इदारों को किस तरह से चलाया जाए ये काम। एंड कम्युनल एंडेवर, और कम्युनल अगेन वही है कि कम्युनिटी, जो लोगों का आपस में जो इंटरेक्शंस हैं उनको कैसे चलाया जाता है। तो बेसिक काम जो ये ज़ाहिर ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। तो सोशल सिस्टम का मेन काम ये है कि लोगों का आपस में जो इंटरेक्शन है वो बेहतर से बेहतर हो, आपस में ताल्लुक़ बेहतर हो, और जो हमने ऑर्गेनाइजेशंस, इदारे वगैरह बनाए हुए हैं उनको इफ़ेक्टिवली चलाया जा सके, बेहतर से बेहतर अंदाज में उनको चला सके। ये सोशल सिस्टम का जो काम है। द बेसिक गोल ऑफ दिस सिस्टम, यानी ये जो सिस्टम हम बनाते हैं ये वाले, इनका बुनियादी मकसद क्या है? टू मेंटेन ऑर्डर रहे, ठीक है, अमनो अमान रहे, प्रॉपर तरीके से हमारा मुआशरा जो है वो चलता रहे। जैसे पुलिस है, फौज है, तो पुलिस वालों का काम क्या है कि जराइम को कंट्रोल करना। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है कि ट्रैफिक प्रॉपर अंदाज में चलती रहे। इसको हम कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। नज़्मो ज़ब्त से जो हर चीज़ है अच्छे तरीके से रवां दवां रहें चीज़ें, हम बेहंगमपन ना उसके अंदर आए। प्रोवाइड सर्विस, लोगों को जो है सहूलियात मुहैया किए जाएं। एंड फैसिलिटेट सोशल कनेक्शंस एंड सो ऑन। अब इसमें एग्जांपल्स देखें, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ आएगी। पहली एग्जांपल है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के, जो जैसे ये तालीमी इदारे जो बनाए जाते हैं, तो जाहिर है कि इन सिस्टम्स का काम क्या है कि लोगों को तालीम देनी होती है, वो यहाँ पे आएगा। आर एंटिटीज़, कहते हैं ये वो चीज़ें हैं दैट प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज, जो तालीमी खिदमात देती हैं टू स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों को। स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ये उसके एग्जांपल्स हैं। आर एग्जांपल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, जो हदायत या तालीम हमें देते हैं वाया द यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, टीचिंग एंड सपोर्ट स्टाफ, यानी कि टीचर्स होते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के हेड मास्टर्स वगैरह होते हैं, और सपोर्टिंग स्टाफ जो लैब असिस्टेंट और इस तरह के लोग होते हैं। ये सारे मिल के क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? एजुकेशन, किन को? स्टूडेंट्स को। तो ये हो जाता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। अब उसके बाद गवर्नमेंट्स हैं। अब आपको पता है गवर्नमेंट्स क्यों बनती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है पूरे मुल्क को चलाना होता है। गवर्नमेंट ना हो तो हर बंदा जिधर मुंह उठाए चल पड़े, ठीक है। तो उसको भी प्रॉपर पूरे मुल्क को चलाने के लिए गवर्नमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे पंजाब गवर्नमेंट है और पूरे नेशनल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट है। तो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट, यानी वो इदारे दैट वील्ड अथॉरिटी, जिनके पास अथॉरिटी होती है, जिनके पास इख्तियार होता है। अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लोग हैं तो वो सारा काम वो कर सकते हैं, जो उनकी मर्जी है वो कर सकते हैं। अथॉरिटी है उनके पास, इख्तियार है। एंड कंट्रोल, और कंट्रोल है उनके पास ओवर अ कम्युनिटी और कंट्री, किसी थोड़े लोगों के ऊपर या पूरे मुल्क के ऊपर, वो उसको गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे पहले इदारों में, पहले टाइमों के ऊपर जो है वो होते थे, कबीले होते थे, तो एक कम्युनिटी होती थी छोटी सी, तो कबीले का एक सरदार होता था, तो सरदार के पास इख्तियार है सारा, एंड सो ऑन। सो एग्जांपल्स इंक्लूड, अब इसके एग्जांपल कहते हैं कौन सी होंगी? डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये जो हमारा निज़ाम है जिसमें हम वोट डालते हैं और वोट के ज़रिए लोगों को चुनते हैं, इसको हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, जिसमें लोगों को मुंतखब किया जाता है। एंड अथॉरिटेरियन रिजीम, और ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट बनाई जाती हैं। वेयर पावर इज़ सेंट्रलाइज, और जिनको इख्तियार पूरा दिया जाता है, ताकत दी जाती है, और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं और पूरे मुल्क को चलाते हैं। तो ये हमारा गवर्नमेंट्स का आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशंस, इदारे, ठीक है, जो निचले लेवल पे इदारे काम कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर एंटिटीज, ये इदारे क्या चीज़ें हैं? फॉर्म्ड, बनाए जाते हैं टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, ज़ाहिर है इनका भी एक खास मकसद है। एंड आर ऑफन स्ट्रक्चर्ड, और इनको बनाया जाता है हायरार्चिकली। हायरार्ची होती है कि मतलब एक ऊपर बॉस बैठा हुआ है, उसके नीचे जो है दो लोग काम कर रहे हैं, उनके अंडर और मतलब मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के अंदर आगे सुपरवाइजर्स आते हैं, सुपरवाइजर्स के आगे जो है वो लोअर वर्कर्स जो है वो आ जाते हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप जो है इसके ऑर्गेनाइजेशन का एक बना होता है, तो इसको हायरार्ची कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर है बनाया, इसको इस तरह से जाता है, तो हायरार्ची इसमें होती है। और जाहिर है वही चेक एंड बैलेंस होता है ना, कि किसने किसको कंट्रोल करना है। अगेन इसको कंट्रोल का मेन काम है। विद वेल डिफाइंड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो इनके काम क्या है, कि क्या इनके कवानीन हैं, किन के ज़रिए इनके काम होने हैं, तो वो सारा पहले से डिफाइन कर लिया जाता है। एग्जाम्पल्स, अब ज़ाहिर एग्जाम्पल कह रहा है इंक्लूड कॉरपोरेशंस लाइक एप्पल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज ईदी फाउंडेशन। अब ईदी फाउंडेशन हमारी कराची में है, जिनका काम लोगों की फलाह बहबूद है, इसमें कोई प्रॉफिट वाला काम नहीं है। तो कहता है इस तरह की भी हो सकती है, जिनको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, जिसका प्रॉफिट मकसद नहीं होता। और प्रॉफिट मकसद की जैसे एप्पल है, गूगल वाले हैं, सैमसंग वाले हैं, जिनका काम क्या है, जिन्होंने चीज़ें लोगों के लिए बनानी है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो इनमें भी जो है ऊपर CEO है, अपने मैनेजर्स हैं एंड सो ऑन। तो ये बहुत बड़े लेवल पे ये काम कर रही होती हैं, लेकिन इनकी भी हायरार्ची है।
लेकिन इनका मेन काम क्या है, इन्होंने प्रॉफिट लेना है। तो ये प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, और नॉन प्रॉफिट जैसे दूसरे इदारे हैं, ईदी वगैरह इस तरह के आ जाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी। अब नीचे उसने तस्वीरें बनाई हुई हैं और इसमें भी उसने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अब यहाँ देखें मैथ की चीज़ें बनाई हुई हैं, कहीं फार्मूला लिखा हुआ है, कहीं पे उसने जो है वो डायग्राम्स बनाई हुई हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है, y = mx+c लिखा हुआ है। तो ये मैथ के फार्मूले क्या हैं, मैथमेटिक्स एज ए नॉलेज सिस्टम, ये नॉलेज का एक सिस्टम है। और ये देखें वो बैराज उसने बनाया हुआ है, उसने पुल बनाया हुआ है, तो ये इंजीनियरिंग सिस्टम की एग्जांपल है, हमने पीछे पढ़ा था। और ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाई हुई है, लाहौर में है पंजाब यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी है, बहुत मशहूर है। तो ये क्या है, एजुकेशनल सिस्टम के अंदर आ जाएगी। तो ये अगेन देखें सिस्टम्स ही बार बार हमें जो है वो बताए जा रहे हैं। आगे ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी हमने करनी कोई नहीं है क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं है। अगेन क्लास में अगर कोई बड़ा अच्छा टीचर आपको मिल जाए तो करवा दे तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। आगे चले जी, सिस्टम्स एंड साइंस। अब यहाँ तक हम ये पढ़ रहे थे कि सिस्टम है क्या, ठीक है, सिस्टम को हम डिटेल में समझ रहे थे और उसकी टाइप्स देख रहे थे। अब हमने सिस्टम का लिंक जोड़ना है साइंस के साथ, क्योंकि साइंस आपको पता है, साइंस हम पढ़ रहे होते हैं और साइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम का और साइंस का आपस में लिंक क्या बनता है वो हमने यहाँ पे बनाना है। नॉलेज इज आवर अंडरस्टैंडिंग। अब पहले जो नॉलेज को डिफाइन कर रहा है, इल्म क्या है, नॉलेज इज आवर अंडरस्टैंडिंग, कि हमारी ये समझ होता है ऑफ वेरियस सिस्टम्स, कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं उनको हम समझ जाएं। नॉलेज क्या है कि हमने इनको समझ लिया। सिस्टम्स को समझ लेना क्या है, भाई हम कहते हैं जी हम इल्म वाले हैं, हमें समझ है इन चीज़ों की। जो एक अनपढ़ है उसको तो नहीं पता, लेकिन जो समझदार है, जो नॉलेज वाला बंदा होगा, उसको क्या होगा कि हमारे इर्द गिर्द जो सिस्टम काम कर रहे हैं कुदरती और आर्टिफिशियल, अगर हम उसको समझ जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास नॉलेज है। तो यही वो बात कर रहा है, नॉलेज इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स। सिस्टम को समझना ये नॉलेज होता है। इन द यूनिवर्स, सारी जो पूरी कायनात में काम कर रहे हैं, अराउंड एंड विद इन अस, हमारे इर्द गिर्द भी काम हो रहा है और हमारे अंदर भी काम हो रहा है। अंदर हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारे नर्वस सिस्टम है, ब्रीथिंग सिस्टम है एंड सो ऑन, बहुत सारे सिस्टम है। तो हमारे अंदर के सिस्टम, बाहर के सिस्टम को समझ लेना, ये बेसिकली नॉलेज है, ये वो बात कर रहा है। तो नॉलेज, और नॉलेज क्या है, नॉलेज ही तो साइंस है। साइंस की डेफिनेशन ही यही है कि जो अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द जो नॉलेज बिखेरा हुआ है उसको आप समझ जाते हैं तो आप कहते हैं आप साइंस में मास्टर हो रहे हैं। तो साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक वे। साइंस क्या है कि एक प्रॉपर, ये एक तरीका है, स्टेप बाय स्टेप वाला, सिस्टमैटिक है, टू वैलिडेट दिस अंडरस्टैंडिंग, कि ये जो हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं, नॉलेज, हम कहते हैं जी बड़ा नॉलेज आ गया, लेकिन साइंस क्या है कि साइंस देखेगी कि हाँ ये जो नॉलेज आपके पास आया है वो ठीक भी है कि नहीं, उसको वैलिडेट करती है कि हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई नहीं सही, इसको ऐसे कर लो, अब ये सही है, ठीक है। तो साइंस उसको फिर बेहतर बनाती है और उसको समझाने में मदद करती है। तो अगर आप एज ए साइंस की डेफिनेशन के तौर पे लें तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 2 लाइनें बनती हैं इसको आप याद कर सकते हैं। साइंस कैन बी डिवाइडेड, अब साइंस आगे से कहता है 2 बड़े पार्ट्स उसके बनाए जा सकते हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स, 2 उसकी कहते हैं कैटेगरीज बना सकते हैं, नेचुरल साइंस एंड डिज़ाइन साइंस। नेचुरल साइंस जो पहले से बनी हुई है, नेचर है, और डिज़ाइन जिसमें आप डिज़ाइनिंग करते हैं, आप खुद से बनाते हैं। और देखें साथ आगे लिख रहा है बोथ। अब ये भी एक डेफिनेशन या शॉर्ट सवाल बन जाता है कि इधर से लेके यहाँ तक कि साइंस की जी 2 कौन सी कितने किस्में हैं, 2 हैं, कौन सी हैं वो आपने नाम दे देने। तो ये इस तरह से भी एक शॉर्ट सवाल बनता है। बोथ नेचुरल एंड डिज़ाइन साइंसेज स्टडी सिस्टम्स, सिस्टम को ही स्टडी करती हैं ये दोनों, बट दे अप्रोच देम डिफरेंटली, लेकिन इनका वहाँ पहुँचने का अंदाज डिफरेंट है, ठीक है, उनकी अप्रोच डिफरेंट है। अभी वो उनकी डेफिनेशन आ जाती है। कहता है इन नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस में हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट स्टडी एग्जिस्टिंग नेचुरल सिस्टम, जो पहले से सिस्टम बने हुए हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन्हीं को समझते हैं, टू अंडरस्टैंड देयर वर्किंग, कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। यानी नेचुरल साइंस में सिर्फ समझना है, आगे से कुछ नहीं करना, बस ये देख लिया कि हाँ भाई ये काम ऐसे 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 होता है। नेचुरल साइंस में बस इतना ही है। आगे कहता है वाइल इन डिज़ाइन साइंस साइंटिस्ट क्रिएट न्यू सिस्टम, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, नए सिस्टम बना रहे हैं। उनका एक नाम भी, एक नया नाम बता रहा है, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या होगा, एक नया सिस्टम बनाना जो इंसान बना रहा है, साइंटिस्ट बना रहे हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगेन वही बात है कि क्यों बनाए जाते हैं, किसी मकसद के लिए, किसी मसला आया हुआ था तो उस मसले को हल करने के लिए बना रहे हैं, और अचीव स्पेसिफिक गोल, या हमारे जहन में कोई एक ऑब्जेक्टिव है कि हाँ जी मैंने ये काम करवाना है इससे, तो उसको करवाने के लिए हम ये करते हैं। तो ये इंसान खुद बना रहा है,
पहले में नेचुरल में सिर्फ समझ रहा है, यहाँ पे वो खुद बना रहा है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो ये दोनों की डेफिनेशन देखें मैंने वो ब्रैकेट्स में कर दी हैं, ये आपको याद करनी चाहिए। ईच टाइप ऑफ साइंस एड्रेसेस डिफरेंट, ये आगे वही बात कर रहा है। अब जरा इनको तफसील से देखते हैं। नेचुरल साइंस क्या करती है? नेचुरल साइंस इज मेंट, डेफिनेशन तो हमने देख ली। नेचुरल साइंस इज मेंट टू अनकवर द ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी अगेन वही बात है कि बस चीज़ को एज इट इज़ देख लेना कि भाई क्या है, उसमें टांग नहीं अड़ानी हमने। एंड फंक्शनैलिटी के, और वो चीज़ काम कैसे कर रही है उस तरह से उसको देख लेना। ऑफ नेचुरल सिस्टम, जो भी हमारे इर्द गिर्द कुदरती सिस्टम बने हुए हैं इन द नेचुरल वर्ल्ड, हमारी कुदरती दुनिया के अंदर। इट्स नेचर इज डिस्क्रिप्टिव, ये बात डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब कर देना है, बयान कर देना है, भाई ऐसे है, क्यों है अल्लाह जानता है, लेकिन बस ये इस तरह है, ऐसे काम हो रहा है, क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए वो नहीं, मशवरा नहीं अपना डालना, बस जी ऐसे है, दैट्स इट, इतना बस डिस्क्राइब कर देना। मीनिंग दैट, जिसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड, साइंटिस्ट क्या करता है उसको समझना चाह रहा होता है, एंड डिस्क्राइब, और उसको फिर बयान कर देता है नेचुरल फिनोमेना को, जो कुदरती तौर पे चीज़ें हो रही हैं। टू अचीव दिस, इसको हासिल करने के लिए नेचुरल साइंटिस्ट, जो भी ये साइंटिस्ट होते हैं, फॉलो द एम्पिरिकल साइकिल ऑफ नेचुरल साइंस। तो ये कहते हैं ये वाला जो साइकिल बना हुआ है ना, इसको ये साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। अब देखें इसमें पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन का, कि ऑब्जर्व करना, देखना किसी भी चीज़ को। भाई मेरे सामने ये आग जल रही है, हाँ जी मैं देख रहा हूँ जल रही है, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कैसे काम हो रहा है। एक पौधा जो है मैंने खिड़की के अंदर पास रखा हुआ है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, अंधेरे में ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा, तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आएगा क्वेश्चन, सवाल ज़हन के अंदर आएगा। अब सवाल ये आएगा कि भाई इधर देखो ये ज़्यादा रोशनी में ज़्यादा बड़ा हो गया, अंधेरे में ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, तो इसका मतलब रोशनी जो है उस पर इफेक्ट डाल रही है। सवाल आएगा माइंड के अंदर। उसके बाद मैं हाइपोथेसिस डेवलप करूंगा। हाइपोथेसिस होता है कि आपने कुछ सोच लिया कि हम भाई इस तरह से हो रही है चीज़, तो अब मैं हाइपोथेसिस ये करूंगा कि चूंकि रोशनी पड़ रही है सूरज की, तो इस वजह से ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इसका मतलब रोशनी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए। हाइपोथेसिस हो गया। फिर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, 2-4 पौधे इधर उधर रख के अंधेरे में रोशनी में रख के देखूंगा वाकई ऐसे होता है, वो एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगा। और उसके बाद एनालिसिस करूंगा कि हाँ वाकई, फिर मैं देखूंगा कि हाँ भाई बड़े हुए हैं कि नहीं, कहाँ पे कम बड़े हुए हैं, कहाँ पे ज़्यादा बड़े हुए, उस तरह से। और एंड फिर कंक्लूजन होता है, फिर फाइनल रिजल्ट मैं बना लेता हूँ कि हाँ भाई ऐसे ही हो रहा है, रोशनी की वजह से ही हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये 5-6 जो स्टेप्स हैं ये फॉलो किए जाते हैं, जो नेचुरल साइंसेज वाले इसको कराते हैं। और ये जो हमने ये पढ़े हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग से सवाल आ जाता है कि ये जो नेचुरल साइंसेज है कैसे चलती हैं, तो आपने ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके उसको बता देना होता है। दूसरा हमारा डिज़ाइन साइंस। डिज़ाइन साइंस इज फोकस्ड ऑन डिज़ाइनिंग, तरतीब करना, डिज़ाइनिंग कर लेना, बना लेना, प्लान कर लेना, एंड क्रिएटिंग, और फिर उसको बना लेना, आर्टिफैक्ट, चीज़ों को बना लेना। और उसमें क्या हो सकते हैं, टूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, मेथड्स हैं, ये डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। तो अचीव स्पेसिफिक गोल, एक खास तरह के मकसद को हल करने के लिए पहले भी हमने समझा। तो मेन काम इसमें डिज़ाइन साइंस में यही है कि हम चीज़ें डेवलप करते हैं, इंसान खुद से डेवलप कर रहे हैं, नेचुरल नहीं है, ठीक है। और अपने एक खास मकसद के लिए हम इनको बना रहे होते हैं। द नेचर ऑफ डिजाइन साइंस इज प्रिस्क्रिप्टिव। अब ये प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव वर्ड जो है ना, ये जैसे हम डॉक्टर के पास जाएं तो हम कहते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, तजवीज़ लिखता है अपनी। डॉक्टर फिर कहता है भाई ऐसे ऐसे कर लो। तो यहाँ पे हम अपनी तजावीज़ देते हैं, अपनी मर्जी जो है वो आप इसमें शामिल कर रहे हैं। पहले वाले में, नेचुरल वाले में हम ऐसा कुछ नहीं करते, भाई जो है जैसा है हमने उसको समझ लिया। लेकिन डिज़ाइन साइंस में हम क्या कर रहे हैं, हम अपना मशवरा डाल रहे हैं, खुद से अपने ज़हन लगा के एक नई चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव है ये। मीनिंग दैट, जिसका मतलब ये है, इट एम्स टू प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब अगेन अपनी तजावीज़ देना, एंड क्रिएट आर्टिफिशियल सिस्टम, मसनूई सिस्टम हम खुद से बनाते हैं। टू अचीव दिस डिज़ाइन साइंस रिसर्चर्स फॉलो द रेगुलेटरी साइकिल। अब इनका भी एक साइकिल है, तो कहता है ये वाला जो साइकिल है इसको ये फॉलो करते हैं। तो इसमें पहला होता है प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन, कि हमारे सामने कोई मसला आ गया हुआ है तो उसको खंगाला जाता है कि ये मसला है क्या, क्योंकि जब मसले को समझ आएंगे तो फिर उसको आगे से बेहतर करेंगे ना। तो पहला है प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन, प्रॉब्लम को ढूंढना कि प्रॉब्लम एक्चुअल है कहाँ। फिर डिज़ाइन द सोल्यूशन, नंबर 2 ये होता है कि सोल्यूशन को डिज़ाइन किया जाता है कि इसका आंसर हम ऐसे कर सकते हैं, वो हम करेंगे। उसके बाद सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन है कि भाई सोल्यूशन आपने बना लिया था, भाई इस तरह से इसका आंसर हो सकता है, तो वो फिर लगा के देखना
ठीक है, करके देखना कि हाँ वाकई इससे रिजल्ट बेहतर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो हम करते हैं तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप ये है सोल्यूशन इवैल्यूएशन, कि जो हमने ये सोल्यूशन लगाया था इसका कितना फ़ायदा हुआ है, इसने हमें को फ़ायदा दिया भी है कि नहीं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं, इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी साइकिल इसका। और इसकी देखिए उसने 2 एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, नेचुरल साइंसेज की एग्जाम्पल है और डिज़ाइन साइंस की एग्जाम्पल है, दोनों को साथ साथ रख के। वैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, लेकिन यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल्स दे रहा है, और जाहिर है ये एग्जाम्पल्स आपको याद करनी है, क्योंकि ये दोनों नेचुरल साइंस की एग्जाम्पल है और डिज़ाइन की है। तो नेचुरल में क्या है, स्टडिंग द इकोसिस्टम। आप जंगलों में अंदर जाएं और वहाँ पे जो इकोसिस्टम है, हशरात हैं, पौधे हैं, तो इनका आपस में क्या लिंक है, इकोसिस्टम इसको कहा जाता है। उसको पढ़ना समझना ऑफ अ फॉरेस्ट, जंगल में, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए हाउ डिफरेंट स्पीशीज़ इंटरेक्ट, कि मुख्तलिफ तरह की जो नस्लें हैं वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करती हैं, कैसे इनका आपस में जो सर्कल है वो चलता है। शेर जो है वो हिरन को खा रहा है, हिरन आगे से घास खा रही है, ठीक है, एंड सो ऑन, जो भी इनका सर्कल चलता है इकोसिस्टम का, बायोलॉजिकल ये काम है, तो इसको समझ लेना बस। और डिज़ाइन साइंस की एग्जाम्पल क्या दे रहा है, डिवेलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम, एक नया सॉफ्टवेयर बना लेना टू मैनेज फॉरेस्ट डाटा, वही जो फॉरेस्ट का डाटा आपने इकट्ठा किया है उनको उस सिस्टम के अंदर डाल लेना, और वो जो सॉफ्टवेयर होगा उसको मेंटेन रखेगा, वही दरख्त इतने हैं, चीते इतने हैं, शेर इतने हैं, और उसको मेंटेन रखना, कब कम हो गए हैं, कब ज़्यादा हो गए हैं। तो उसी चीज़ को समझना, अपनी प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उस प्रॉब्लम को हम बेहतर कर रहे हैं अपना एक सोल्यूशन बना के, तो डिज़ाइन साइंस में ये आ जाता है। ठीक है, तो देखें साथ वो साथ साथ बता रहा है कि ये प्रिस्क्रिप्टिव है और ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ समझ रहे हैं, प्रिस्क्रिप्टिव में अपनी तजावीज़ दे के, अपना माइंड लगा के हम नई चीज़ बनाते हैं। अब इधर पहुंच के हमारे पास कंप्यूटर साइंस की अब डेफिनेशन आने लगी है। अब देखें ना, कंप्यूटर साइंस हम पढ़ रहे हैं और कहाँ इस पेज पे जाके, पेज नंबर 12 के ऊपर जाके हमें इसकी उसकी डेफिनेशन दे रहा है, क्योंकि पूरी डिटेल बैकग्राउंड दे के तो उस सिस्टम को आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो लेके आएगा कि कंप्यूटर कैसे बिहेव करता है। सो कंप्यूटर साइंस क्या चीज़ है, कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी, कहता है कंप्यूटर साइंस एक स्टडी है, तालीम है, नॉलेज है ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क, कि कंप्यूटर काम कैसे करते हैं। सो बुनियादी काम यही है। कंप्यूटर साइंस क्या है भाई, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं उसको समझना। ठीक है, इंक्लूडिंग, अब उसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग एट व्हाट दे कैन डू, कि कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, एंड देयर लिमिटेशंस, और क्या क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये तो ये प्रॉपर डेफिनेशन आप ये इसको याद कर लें। टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर साइंस वी यूज मेथड्स ऑफ बोथ डिज़ाइन साइंस एंड नेचुरल साइंस। अब कंप्यूटर को समझने के लिए वो जो पीछे दोनों हमने साइंस की टाइप्स पढ़ी थी, डिज़ाइन साइंस और दूसरा जो नेचुरल साइंस है, दोनों को हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे, इसलिए तो पहले उन्हें पढ़ाया आपको। ठीक है, तो दोनों यूज़ होनी है। अब देखें यहाँ पे वो क्या कहता है, अब दोनों के अंदाज से आपको बताएगा। नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंसेज इज फोकस ऑन फाइंडिंग। अब ये चूंकि नेचुरल वाली बेस है तो इसमें सिर्फ आपने समझना है, ऑन फाइंडिंग द बेसिक रूल्स, बुनियादी कवानीन को हमने समझना है, दैट कंट्रोल हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क। सिर्फ हमने ये समझना है कि कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है। ठीक है, उन कवानीन को हम समझ लेंगे जिन कवानीन के तहत जो है कंप्यूटर अपना काम कर रहा है, वो हमने बस समझ लिया, क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें अभी अपना माइंड हम यूज़ नहीं करने लगे। दिस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस एल्गोरिदम्स, पीछे भी हमने बात की थी कि मुख्तलिफ एल्गोरिदम काम कैसे करते हैं। एल्गोरिदम वही छोटे छोटे सिस्टम के इनपुट देनी, उसको उसने एनालाइज करना और हमें रिजल्ट देना, ये एल्गोरिदम होता है। तो मुख्तलिफ एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, और स्टडी ऑफ एल्गोरिदम भी यही है ना, रिसर्चर एनालाइज एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम, पहले से जो एल्गोरिदम, पहले से जो रूल्स बने हुए उनको वो समझेंगे, टू अंडरस्टैंड देयर एफिशिएंसी, देखेंगे कि वो कितने एफिशिएंट हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, एंड लिमिटेशन, वो क्या क्या वो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल भी वो साथ दे रहा है, स्टडिंग डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। सॉर्टिंग एल्गोरिदम मतलब किसी चीज़ को सॉर्ट करना, डाटा देते हैं ना कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर उन डाटा को जो है डिफरेंट कैटेगरीज में जो रखेगा, तो सॉर्टिंग सिस्टम इसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, और उनकी खसूसियात क्या हैं, विच अरेंज गिवन डाटा इन एन ऑर्डर, और ज़ाहिर है जो डाटा हम दे रहे हैं उसको प्रॉपर कैटेगरीज उसकी बना के वो लगता है। उसके एग्जांपल भी दे रहा है, जैसे क्विक सॉर्ट है और मर्ज सॉर्ट है, तो ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये सॉर्टिंग करते हैं डाटा की।
ठीक है, टू अंडरस्टैंड देयर स्पीड, उनकी स्पीड समझनी डाटा की, एंड हाउ दे परफॉर्म, और किस तरह से वो काम करते हैं, एंड सो ऑन। सो बेसिक जो नेचुरल साइंस है कंप्यूटर साइंस की, वो हमारी क्या होगी कि हम सिर्फ कंप्यूटर के वर्किंग को समझेंगे, कंप्यूटर के डिफरेंट एल्गोरिदम्स को समझेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो सिर्फ समझ की हद तक अभी हमने यहाँ पर रहना है। और जो सेकेंड पार्ट है डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, कि कंप्यूटर का डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिज़ाइन अब यहाँ पे अपना काम आएगा कि हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर। डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर फोकसेस ऑन क्रिएटिंग, ये क्या फोकस कर रही है कि हम खुद बनाएंगे, क्रिएट करेंगे एंड इम्प्रूव, और उसको बेहतर बनाएंगे कंप्यूटर के टूल्स को। ठीक है, उसके अंदर उसकी जो रैम रोम है, वो उसका जो सॉफ्टवेयर हैं, विंडोज़ हैं, जो भी है, इन चीज़ों को बेहतर से बेहतर करना है, नई से नई चीज़ बनानी है। ठीक है, एंड सिस्टम्स मेक देम वर्क बेटर, वो जिससे वो जो है वो बेहतर काम करेंगे। तो आई थिंक ये यहाँ तक कि आगे वो डिटेल उसमें चला जाता है। इसकी भी आपको यहाँ तक, जैसे मैंने कहा था ना नेचुरल साइंस का, इधर से लेके यहाँ तक कर लें, और उसके बाद आगे ये डिज़ाइन साइंस में है तो उसमें भी इधर से लेके तो यहाँ तक आप इसको कर लें। तो आगे जो है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 1.4 जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे। और अब ये क्या होगा, कंप्यूटर एज ए सिस्टम, कंप्यूटर एज ए सिस्टम किस तरह से काम करता है, कंपोनेंट्स क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है जी, यहाँ तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।